मैंने हासिल ये किया कि मैंने अपने लिए चुनौतियां और कड़ी कर ली। जब मैं आयोग में आया था तो उस समय शिकायतों की संख्या बहुत कम होती थी। उसके बाद मैंने आते ही व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लेना शुरू किया, टेलीफोन के जरिए शिकायत लेना शुरू किया, तो शिकायतों की संख्या बढ़ने लग गई। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो शिकायतें हैं वो आपसी रंजिश के हैं, ये एक दूसरे को कि डीलर से दुश्मनी निकालना है, जो सही मायने में जिनको राशन कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, पौष्टिक नहीं मिल रहा है, साफ सफाई नहीं है, मेनू के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि उस तरह की शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो मैंने अपने आयोग में अपनी टीम से चर्चा किया कि आखिर ये स्थिति क्यों है। फिर पता चला कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि उनको किस राशन कार्ड पे कितने अनाज मिलने हैं, मेनू के अनुसार भोजन देने का प्रावधान है, इस बात की जानकारी नहीं है। फिर हमने ये तय किया कि लोगों को जागरूक किया जाए। पहली सीढ़ी ये है कि इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक लोग जानेंगे नहीं तो मांगेंगे नहीं। तो मैंने अपने प्रथम प्रयास के तहत, जो जिसको आपने नाम दिया है पहली पहल, अनोखी पहल, तो उस पहल के तहत हमने ये तय किया कि हम राज्य के एक एक व्यक्ति से तो सीधा संवाद करना संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने एक कड़ी, बीच की कड़ी निकाली कि जिले में जाकर जिले के जितने मुखिया हैं उनको जानकारी दी जाए, उनको किट दिया जाए, उनको पंपलेट दिया जाए और वो उनको बताया जाए और उनकी जो शंकाएं हैं, उनके जो सवाल है उसका सीधा जवाब दिया जाए। तो इसलिए मैं 10 जिलों में जाकर मुखिया से संवाद कर चुका हूं। उस संवाद के दौरान जिलों में जब जाता हूं तो वो एक जन सुनवाई भी रखते हैं कि जिले के कोई भी व्यक्ति जिसकी शिकायत हो, आयोग में उन्होंने शिकायत न भी की हो, अगर उनके पास अचानक कोई शिकायत आ गई है, कोई जानकारी है तो वो बताएं, ताकि उसका निष्पादन तत्काल होता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। और आपने जिले के भ्रमण की बात की, मैं ये बताऊं कि मैं जो इसकी शुरुआत मैंने पलामू से की थी, पलामू के दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में जहां पर प्रशासन ने भी जाने से हाथ खड़े कर दिए थे कि सर नहीं, वो उधर बहुत सुरक्षित इलाका नहीं है, वहां नहीं जाइए, क्योंकि मुझे प्रिवेंटिव ट्राइब्स जिनके लिए सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है, जिसको डाकिया योजना कहते हैं, तो मुझे ये जानना था कि आखिर उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, समय से पहुंचता है कि नहीं। उसके लिए दूरस्थ इलाकों में मैं गया और वहां पता चला कि उन लोगों ने बताया कि सर आज तक कोई अधिकारी आया ही नहीं था। तो जब तक आप लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक अधिकारियों को भी ये नहीं लगेगा कि हमारी निगरानी रखी जा रही है, हमको कोई देख रहा है। जब तक अधिकारियों को ये नहीं लगेगा कि नहीं हमको देखने वाला कोई है, तब तक अधिकारी सक्रिय नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, कुछ को कार्य की अधिकता होती है, किसी के काम करने के तरीके अपने अलग होते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन अधिकार लेने से जनता को कोई रोक नहीं सकता है, और वही अधिकार बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। कोरोना महामारी के बाद की स्थिति को देखें और उस दौरान अगर हम देखें तो दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेडिसिन की। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी खाद्य आपूर्ति की, सार्वजनिक वितरण की जो व्यवस्था है उसकी तरफ निगाहें थी। तो आपको लगता है कि कोरोना महामारी के बाद चीज़ों को जैसे तकनीक से जोड़ना हो, जैसे कभी कभी खबरें आती है कि आइरिस का जो इम्प्रेशन है या थंब इम्प्रेशन है वो नहीं मिल पाया तो उनको अनाज से वंचित कर दिया गया। कई बार खबरें आती हैं कि फर्जी राशन कार्ड मिल गए। तो टेक्नोलॉजी का जो आप धीरे धीरे समावेशित कर रहे हैं अपने आयोग में, उसको अपने स्टाफ को टेक्नो फ्रेंडली बना रहे हैं, क्या आम लोग उस व्यवस्था से जुड़ पा रहे हैं और जो आपका मकसद है वो सद रहा है? ये देखिए, किसी भी नई चीज में और तकनीक में कोई भी तकनीक फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। स्वाभाविक है कि जन वितरण प्रणाली के लिए भी कई तकनीक इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये व्हाट्सएप का नहीं, जैसे मशीन के जरिए उसमें नेटवर्क चाहिए, ईपॉस मशीन होती हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब इसी का मैं उल्लेख करना चाह रहा था कि सब चीज के प्रावधान, एक वैकल्पिक प्रावधान बनाए गए हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं देकर उनके अधिकारों को से उनको वंचित रखा जाता है।
जैसे सरकार ने भी यह प्रावधान बनाया है कि अगर ई पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, अगर नेटवर्क नहीं है, अगर टावर नहीं है, तो एक अपवाद पंजी का प्रावधान है कि अपवाद पंजी में नाम रजिस्टर करके आपको अनाज देना है। क्योंकि ये आपको दिवाकर जी जानकारी होगी कि देश में कई लोगों को अधिकार देने के लिए कई कानून बने हैं, जैसे सूचना का अधिकार भी एक है, और ये भोजन के अधिकार के तहत 2013 में ये कानून बना है, और ये एकमात्र कानून है जिसका निरंतर मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये मैंने ये बताया इसलिए कि इससे अंदाज लगता है कि ये कितने संवेदनशील कानून है। और ये मैं बार बार जिले में जाता हूं तो जिले में यही बात मैं कहता हूं अधिकारियों को भी, मुखिया को भी, कि यदि भूख से एक व्यक्ति की भी मौत हो जाए तो क्या हम में से किसी को यह कहने का अधिकार है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि हमारे इर्द गिर्द आसपास रहने वाले कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में उनकी जान न जाए। और मैंने जैसे आपको कहा कि अधिकारियों के बारे में, मैंने अभी 9 दिसंबर को, जो बीता 9 दिसंबर है, आयोग ने एक पहली पहल की है कि मैंने तय किया है कि 2 दिसंबर को राज्य आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसमें मैंने क्या किया है कि जिले के जितने डीजीआरओ हैं उनके काम का असेसमेंट करके उनको पुरस्कृत किया गया कि पहले 3 अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वो इसलिए कि जो डीजीआरओ होते हैं, वो जो जिले के एसी होते हैं, वही डीजीआरओ बनाए जाते हैं, उनको काम की अधिकता रहती है। उस काम की अधिकता के बावजूद वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अपनी सक्रियता दिखाएं, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ साथ दिवाकर जी आपने अवसर दिया है तो मैं अवसर का लाभ लेते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने इस साल डीजीआरओ को सम्मानित किया। अगले साल से मैंने ये तय किया है कि हर जिले के 3 मुखिया जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। मतलब राज्य भर के सभी जिले के 1st, 2nd, 3rd मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। कि मेरी कोशिश है कि वो उनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा हो, वो आपस में ही इस बात के लिए आगे बढ़े कि नहीं हम तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम मुझे दिख रहा है, जो जब अब तक जो 10 जिलों में मैं गया हूं, उसके बाद उन जिलों से शिकायत आने की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तमाम साधनों से आयोग को अवगत करा रहे हैं। आपने गोड्डा और दुमका का दौरा किया, स्कूलों में मिड डे मील खाते नजर आए बच्चों के साथ, वहां क्वालिटी को लेकर कुछ कंप्रोमाइज किया गया था, आपने कुछ टिप्पणी भी की। आपकी शख्सियत जो है वो बेबाकी की है, आपने स्पष्ट तरीके से आपने वहां हिदायत दी, वहां कुछ काउंटर सवाल भी किए गए। तो आपको लगता है कि इस तरीके की जो गतिविधि है या भ्रमण है उसके बाद चीजें सुधर जाएगी? क्योंकि आप औचक निरीक्षण करते हैं, उस वक्त वो सारे लूप हॉल सामने आ जाते हैं, फिर परिपाटी वही होती है, ढाक के 3 पात। ये देखिए दिवाकर जी, मैं हर समय सब कुछ को सकारात्मक तरीके से लेता हूं। मैं भी ये जानता हूं कि मेरे दौरा कर लेने से, एक बार औचक निरीक्षण कर लेने से चीजें नहीं बदल जाएंगी, लेकिन ये मानता हूं कि अगर पूरी चीजें नहीं बदल जाएगी, अगर आधा % भी बदल जाए तो मुझे आत्मसंतोष होगा कि चलिए कुछ तो लाभ मिला। दूसरी चीज दिवाकर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं मानता हूं कि चीजें नहीं बदल सकती हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को पूरे समाज में जागरूकता लानी होगी जो इस काम में मैं लगा हूं। मैं जब जाता हूं स्कूलों में, सबसे पहले सवाल ये पूछता हूं कि क्या स्कूल में मेनू डिस्प्ले किए हो। मेरा यह मानना है कि अगर स्कूलों में मेनू लिख दिया जाएगा तो बच्चे खुद शिक्षक से कहेंगे कि मास्टर साहब आज तो हमको फल मिलना था, आज तो सोयाबीन की सब्जी मिलनी थी, आज तो हरी सब्जी मिलनी थी, कहां है? तो जब मेनू लिखा जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कोशिश शुरू की है कि आप स्कूलों पर मेनू लिखें और उसकी तस्वीर आयोग को भेजें, ताकि बच्चे खुद आपसे, शिक्षकों से मांगने लग जाए कि हमको आज किस दिन क्या भोजन मिलना है। सरकार ने तो प्रावधान बना दिया, सरकार की जिम्मेवारी यहां खत्म हो जाती है। अब जिम्मेवारी शुरू होती है शिक्षकों की और ग्रामीणों की। मैं ग्रामीणों को भी बार बार कहता हूं, शिक्षकों को भी कहता हूं कि अमूमन दिवाकर जी आपको भी पता है कि शिक्षक अमूमन उसी जिले या उसी आसपास के लोकेलिटी के होते हैं। मैं उन शिक्षकों से यही कहता हूं कि ये समाज शाश्वत है, आज भी है, कल भी रहेगा। ये बच्चे अगर खराब हो गए, बच्चे कुपोषित हो गए, तो क्या आप
वो आप अपने आप को माफ कर पाएंगे जब आप सेवानिवृत्त